नमस्कार साथियों, मैं आशा करता हूँ आप सभी शानदार होंगे और आप अपने स्टडी पे फोकस कर पा रहे होंगे। तो देखिए, आज जो है हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसका नाम सुनकर बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका रीज़न है मैं हूँ, ठीक है। और मैं इस चैप्टर को बिल्कुल आसान करने की कोशिश करूँगा और ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। उसके बाद देखिए, इसका इम्पोर्टेंस इतना है कि यूपीएससी सीसैट के अंदर 4 से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। अगर यकीन नहीं होता है तो आप जो है PYQ पलट कर देखिएगा, तब पता चल जाएगा आपको इसका इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर आप 4-5 क्वेश्चन, इवन कई बार ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया है तो कवर करने वाले हैं। 4-5 क्वेश्चन एवरेज, ऑन एन एवरेज 4-5 क्वेश्चन तो है ना बनना ही है, ठीक है। उससे ज़्यादा भी बन सकता है, बहुत कम चांस है उससे कम बने, लेकिन ठीक है, कम भी बन सकता है, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहली बात हम समझेंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब देखिए, इसी चीज़ का एप्लीकेशन आपको प्रोबेबिलिटी में देखने को मिलेगा। तो ये चैप्टर अगर स्ट्रॉन्ग है तो प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये चीज़ है, मैं बार बार कहता हूँ कि मैथ्स के अंदर जो है आपका इंटरलिंकेज ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल कंसेप्ट जितना हो सकता है उतना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर एक बार आपका बेस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गया, फिर जाके आपको कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, ये है। तो सबसे पहली बात हम समझाते हैं परमुटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है। तो देखिए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो देखिए परमुटेशन का मतलब क्या हो गया, ठीक है। अरेंजमेंट क्या है? अरेंजमेंट इन एनी ऑर्डर, इन पर्टिकुलर ऑर्डर, इन पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है। अरेंजमेंट इन पर्टिकुलर ऑर्डर मतलब जैसे मान के चलिए, अगर ए से लेके जेड तक इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। तो अरेंज करने की बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। एक तरीका ये है कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कीजिए, ठीक है। तो जब पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो वहाँ हो जाता है आपका परमुटेशन। और किसी भी रैंडमली किसी भी ऑर्डर में सेलेक्ट करेंगे या फिर, तो देखिए एक तरीके से समझ सकते हैं, अरेंजमेंट इन पर्टिकुलर ऑर्डर को कहेंगे परमुटेशन। और किसी भी ऑर्डर में जब सेलेक्ट करते हैं, किसी भी ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हो जाता है आपका कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ लिखिए, है ना, अरेंजमेंट इन एनी ऑर्डर, इन एनी ऑर्डर, जब एनी ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर हो जाता है कॉम्बिनेशन। क्या हो जाता है? कॉम्बिनेशन। इतनी बात समझ आई, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर ऑर्डर में या, है ना, फिक्स ऑर्डर में, यानी कि इसको लिख लीजिए फिक्स ऑर्डर, फिक्स ऑर्डर, और इसको लिख लीजिए एनी ऑर्डर, यानी नॉट फिक्स ऑर्डर, एनी ऑर्डर, एनी ऑर्डर, तो ये है, ठीक है। या नॉट फिक्स, जो लिखना है लिखिए, नॉट फिक्स ऑर्डर, नॉट फिक्स ऑर्डर, ये है। तो जब नॉट फिक्स ऑर्डर होगा तो वैसे कंडीशन कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और परमुटेशन जब होगा, जब एक फिक्स ऑर्डर में आप अरेंज कर रहे हैं चीज़ों को, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा? परमुटेशन लगेगा, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ, वहाँ आपको समझना है। एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़, जब भी, ठीक है, ये वाला साइन रहे, ठीक है,
देखिए जब एंड लगा रहे बीच में, क्या लगा रहे हैं, एंड लगा रहे हैं, ठीक है। आपको समझ जाना है कि मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई। अभी देखेंगे कैसे होता है वो चीज़, ठीक है। फिर जब और लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, और लगा रहे हैं, ठीक है, और लगा रहे हैं, तो वहाँ क्या करना है आपको, प्लस करना है, क्या करना है, प्लस करना है। तो ये दो चीज़ जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको क्वेश्चन के अंदर, ये जहाँ भी दिख रहा हो, ठीक है, तो समझ जाना प्लस करना है, एंड जहाँ दिख जाए मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये चीज़ है। तो मैंने अभी तक क्या क्या समझाया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बीच का डिफरेंस कैसे समझेंगे, ठीक है, कहाँ पर परमुटेशन लगेगा, कहाँ पर कॉम्बिनेशन लगेगा, ये चीज़ यहीं से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इतनी अगर समझ में आ गया तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कहाँ परमुटेशन का यूज करना है, कहाँ कॉम्बिनेशन का यूज करना है। और यहाँ पर देखिए परमुटेशन, यानी कि इसको NPR लिखेंगे, क्या लिखेंगे, NPR लिखेंगे। इसका फॉर्मूला है n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, ये r जो भी समझना r, ठीक है, n का फैक्टोरियल, ठीक है। और ये NPR का हो गया। अगर NCR कॉम्बिनेशन को NCR से डिनोट करेंगे, ठीक है, NCR से इसको लिखेंगे n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू r का फैक्टोरियल, इंटू r का फैक्टोरियल, ये याद रखना, ठीक है। NCR बोले तो n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल करना है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसका यूज करके आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बस ये है कि चीज़ों कॉन्सेप्ट को समझना आगे, ठीक है, फिर जाके एक एक करके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, PYQ भी लेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा। अब देखिए यूपीएससी का आपको पता है नेचर, है ना। यूपीएससी क्या करता है आपके साथ कि थोड़ा सा ऑप्शन के साथ खेल करेगा, थोड़ा सा लैंग्वेज के साथ खेल करेगा, फिर क्वेश्चन को ट्विस्ट करेगा, है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ मिक्स करके दे देगा, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का एसेंस ये है कि जब आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है, इंटरलिंक करने को पता है, और लैंग्वेज में कमांड ठीक ठाक है, ठीक है, फिर छोटी छोटी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ना, देन आपको अप्लाई करने आना चाहिए उस चीज़ का। वो जितने भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस चीज़ को आपको डेली लाइफ की चीज़ों में अप्लाई करना है। और यही अप्लीकेशन जहाँ भी देखेंगे यूपीएससी सीधे सीधे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसका रीज़न ये है ताकि आप जो है अपने दिमाग को मोल्ड कर सके, आप अपने माइंड को जो है, ठीक है, मल्टीपल डायरेक्शन में यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकें, ये आपकी हैबिट होनी चाहिए। और यूपीएससी आउट ऑफ द बॉक्स ही काम करवाती है आपसे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए मजबूर करेगी। और जब तक आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचेंगे यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये भी लिख के ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद है ना सारे कॉन्सेप्ट का अप्लीकेशन, देखिए अप्लीकेशन ही मेन चीज़ है। अगर किसी भी इंसान को अप्लाई करने आ गया, क्योंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं, ठीक है, और एक एडमिनिस्ट्रेटर का मेन मकसद यही है कि उसे डिसीजन लेना चाहिए, उसे जो भी आपने पढ़ा है उस पढ़ा हुआ चीज़ को अप्लाई करने आना चाहिए डेली लाइफ की चीज़ों में, सोसाइटी के अंदर या फिर कहीं भी, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसीलिए आप जहाँ भी देखेंगे, ठीक है, यूपीएससी का, तो यही पता चलेगा कि हर चीज़ का अप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आता है ना। तो ये चीज़ इसलिए मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप उसी के हिसाब से उसी डायरेक्शन में काम कर सकें, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक कोई इशू, ठीक है। अब एक एक करके देखिए, कोशिश रहेगा इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर
आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर उस कुछ कुछ क्वेश्चंस लेकर भी हम करेंगे, फिर PYQ भी देखेंगे, अगर संभव हुआ तो दूसरा लेक्चर भी आएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश रहेगा इसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड एंड डाइस इज थ्रोन। एक कॉइन है और एक डाइस है, उस कॉइन को भी टॉस्ट किया जाता है और एक डाइस को फेंका जाता है। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, है ना, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। तो देखिए सीधी सी बात है, डाइस है तो डाइस के अंदर क्या क्या दिखता है बताइए। डाइस के अंदर मतलब क्या है, एक साइमल्टेनियसली अगर बात किया जाए, मतलब एक डाइस भी फेंक रहे हैं और एक कॉइन भी टॉस कर रहे हैं, क्लियर। एक कॉइन भी टॉस कर रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है, तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज होगा, तो ये पूछ रहा है, ठीक है। कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज होगा, ठीक है, यही पूछा है। तो सीधी सी बात है, एक कॉइन के अंदर क्या होता, देखिए एक कॉइन है, अगर कॉइन की बात करें, ठीक है, तो कॉइन के अंदर, है ना, दो मतलब इवेंट है, ठीक है। एक तो है हेड, एक है आपका हेड और दूसरा है टेल, ठीक है, दूसरा है टेल। अगर एक ये कॉइन हो गया, अगर एक डाइस की बात करें, तो डाइस की बात करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, देखिए क्या क्या हो सकता है। तो एक से लेके 1 2 3 4 5 6 तक होता है। एक डाइस के अंदर 1 से लेके 6 तक लिखा हुआ रहता है, अगर आपने लूडो खेला है, गेम खेला है तो, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन पूछा है कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम पॉसिबल है, कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम पॉसिबल है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, एक काम कीजिए, इसमें कितने हैं, इसमें 6 है और इसमें 2 है, कितने हैं, 2 है। तो है ना, एक शॉर्टकट तरीका दिया है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर निकालिए। तो 2 इंटू 6 हो गया, ठीक है। तो ये कितना टोटल 12 वेज हो जाएगा, कितना टोटल 12 वेज हो जाएगा, यानी कि इतने आउटकम्स होंगे, 12 आउटकम्स, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखें तो प्रैक्टिकली इस चीज़ को करके देखेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। ये तो सीधा तरीका हो गया, डायरेक्ट 12 वेज तरीके से, है ना, या आउटकम्स जो है 12 होगा, ठीक है। अब देखिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे होना चाहिए। तो अब प्रैक्टिकल अप्रोच ये है, जैसे हेड है और टेल है, ठीक है, हेड और टेल है। तो देखिए हेड के साथ आप ये 6 पॉसिबल आउटकम्स ले सकते हैं, ठीक है। हेड 1, हेड 2, ठीक है, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, ठीक है, हेड 6। यानी हेड के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है हेड के साथ। फिर टेल के साथ ये सारे आने की पॉसिबिलिटी है, तो टेल टेल के साथ भी 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 3 आ सकता है, टेल के साथ 4 आ सकता है, टेल के साथ 5 आ सकता है, टेल के साथ 6 आ सकता है, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करें, कितनी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करें, तो इधर 6 है और इसमें भी 6 है, तो टोटल कितने हो गए, 12 हो गए ना, 6 2 6 6 12 वेज, यानी कि 12 आउटकम्स, कितने 12 आउटकम्स। तो ये दोनों तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके आप अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको सुविधा दिखे वो आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। बेहतर है इसका यूज करने का, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं रहता है जिससे कि आप इतना कर सकें। यह यहाँ तो चलिए छोटी चीज़ था, यहाँ तो ज़्यादा करना नहीं था, तो आप आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पर बड़े बड़े कैलकुलेशन आ जाए, जहाँ पर बड़े बड़े मतलब डाटा आ जाए, तो वैसे कंडीशन में आपको बेहतर रहेगा इस तरीके से करने के, ऊपर वाले तरीके से, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, अ मॉक टेस्ट कंटेन्स 2 सेक्शन विद 3 and 4 क्वेश्चन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। देखिए दो मॉक टेस्ट है,
दो मॉक टेस्ट है ना, ए और बी मान लीजिए, या एक्स वाई जेड जो मानना है मान लीजिए, ठीक है ना। और कह रहा है विद 3 and 4 क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट सेलेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, ठीक है। ईच सेक्शन से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करने का क्या तरीका हो सकता है, कितने तरीके हो सकते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करता है, ठीक है, एक क्वेश्चन सेलेक्ट करता है और 3 और 4 क्वेश्चन में से, ठीक है, मतलब हर एक में से एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करने का कितना तरीका है। तो एक तरीका तो ये है, क्योंकि 3 में से एक सेलेक्ट कर रहा है, 3 में से एक सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है, और दूसरे में 4 में से एक सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है, एक सेलेक्ट कर रहा है। तो देखिए 3 में से एक, 4 में से, तो टोटल नंबर ऑफ कितने होंगे, तो 3 इंटू 4 कर दीजिए, ये हो गया 12 वेज। कितना, 12 वेज हो गया। कितने वेज, 12 वेज। अब इसको आप जो है प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं, तो जैसे मान के चलिए 12 वेज कैसे आया, तो इस चीज़ को समझना है। तो देखिए जैसे दो सेक्शन है, दो सेक्शनल टेस्ट है, मान के चलिए एक्स और वाई जो है सेक्शनल टेस्ट हैं, और एक्स का सेक्शनल टेस्ट कितने हैं, 3 है, कितने हैं, 3 है, राइट। हाँ, एक है ना, इस टाइप से ऐसे मान लीजिए। देखिए एक्स का मान लेते हैं, ये सेक्शन 3 सेक्शनल टेस्ट है, A1 A2 और A3 मान लिया, ठीक है। और y का सेक्शनल टेस्ट है आपका कितना, B1 B2 B3 और B4 मान लिया, ठीक है। अब जरा करके देखिए, अगर ए के साथ 3 ये लेंगे, पहले क्या कीजिए, ये वाले इच के साथ चारों के साथ कंबाइन कर दीजिए, इच के साथ चारों को कंबाइन कर दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा, A1 B1 हो जाएगा, एक तरीका ये हो गया। दूसरा A1 B2 हो गया, दो तरीका, A1 B3 B3 तीन तरीका, A1 B4 चार तरीका हो गया, ठीक है। सिमिलरली A2 के साथ चारों के साथ, तो इसका भी कितना हो जाएगा, A2 के साथ यानी कि B4 तक, तो चार तरीका तो इसका हो गया और चार तरीका इसका भी हो गया। सिमिलरली A3 के साथ भी आप चारों के साथ लेंगे, तो यानी B4 तक इसका भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका भी कितना हो गया, 4 वेज हो गया। टोटल कितना हो गया, 4 4 8 4 12, तो टोटल 12 वेज आ गया। कितना हो गया, टोटल 12 तरीके हो गए। या तो ऐसे कर लीजिए, या मैंने जो पहले 3 इंटू 4 वैसे कर लीजिए, ठीक है। तो ये तरीका है आपका करने का। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, देयर आर 6 trains running from New Delhi to Bhopal, ठीक है। A man goes from New Delhi to Bhopal and comes back with a different train. In how many ways this can be done, ठीक है। तो देखिए न्यू दिल्ली टू भोपाल जाना है, कितने, न्यू दिल्ली टू भोपाल जाना है, और टोटल 6 ट्रेन है, टोटल 6 ट्रेन है, ठीक है, न्यू दिल्ली से, है ना। ठीक है, तो देखिए सीधी सी बात है, न्यू दिल्ली से कहाँ जाना है, भोपाल जाना है, भोपाल जाना है। न्यू दिल्ली से कहाँ जाना है, भोपाल जाना है। अब देखिए 6 ट्रेन है, क्या है, 6 ट्रेन है, तो जाने वक्त है, ठीक है, जाने वक्त जो है कितने वेज होनी चाहिए उसके, जाने वक्त तो है ना 6 तरीके हैं, 6 वेज से जा सकता है, इतने वेज है जाने की, ठीक है। फिर आने की, अब पता चल गया कि अगर जिस ट्रेन से गया है, ठीक है, डिफरेंट वेज उस ट्रेन से नहीं आएगा,
है ना, डिफरेंट वेज। यानी कि भोपाल से अगर दिल्ली आना है तो मान के चलिए ट्रेन T1 T2 मान लेते हैं, T1 T2 T3 T4 T5 और T6, ठीक है। एक मान लीजिए एक आदमी है T1 ट्रेन से गया, ठीक है, तो पता है कि T1 से नहीं आ सकता है, तो बाकी जो 5 बच रहा है ट्रेन उससे आ सकता है, ठीक। उसी तरह से इधर से जो T2 ट्रेन से गया है तो T2 ट्रेन से आ नहीं सकता है, T1 और T3 T4 T5 T6 से आ सकता है। तो जाने का तो 6 वेज हो सकता है सारे के, ठीक है, लेकिन आने के 5 वेज है, ठीक है। आने के कितने हैं, कम बैक होने की उसके पास 5 वेज है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज जो है आपका हो जाएगा 6 इंटू 5 यानी कि 30 वेज। कितने, 30 वेज हो गया। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। इस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या है तो बताइए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन कीजिए, एक क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन है अ ट्राई कलर फ्लैग हैज टू बी फॉर्म्ड विद 3 हॉरिजॉन्टल strips of different colors filled with 6 different given colors. How many total flags can be formed? How many total flags can be formed? देखिए क्या है, ट्राई कलर है, क्या है, ट्राई कलर है। उस ट्राई कलर में 3 डिफरेंट कलर्स फिल करने हैं। ट्राई कलर है, उस कलर में उस ट्राई कलर में जो ट्राई क्या कहते हैं, ट्राई कलर फ्लैग है, ठीक है। तो देखिए जैसे स्ट्रिप जो बना होता है ना, जैसे मान के चलिए ये तिरंगा बनाया आपने, राइट, ये जो आपने इस टाइप से तिरंगा बनाया है, 1 2 3। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर भरने, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर भरने हैं। तो देखिए या तो इधर से भरेंगे या इधर से भरेंगे, तो एक ही बात पड़ेगा। अगर 6 डिफरेंट कलर है, 6 डिफरेंट कलर है, ठीक है, सिर्फ तो इसमें कितने तरीके से भर सकते हैं, इसमें तो 6 चॉइस है, 6 चॉइस है। फिर इसमें कितना, एक कलर तो भर दिया, तो इसमें जो भर दिया उसमें नहीं भर सकते हैं, तो यहाँ एक तो घट गया, 5 वेज बचा। फिर 2 इसमें और उसमें 2 कलर भर दिया तो इसमें 4 वेज है। कितने, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 कितने हो जाएंगे, 56 36 4 या 12 120। कितने हो गया, 120 तरीके हो गए, ठीक है। 120 तरीके जो है भरने का हो गया कि इसको 6 कलर से भर सकता है, इसको 5, इसको 4, मतलब इसके पास 4 चॉइस है, इसके पास 5 है, इसके पास 6 है। देखिए सिमिलरली इधर से भी कर सकते हैं, कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर इसमें इधर से करेंगे तो इसमें 6 वेज, इसमें 5 वेज, इसमें 4 वेज, तो बात तो घुमा फिरा के वही आ गया, बात घुमा फिरा के वही आ गया। चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 members when all the members are equally eligible for the post, ठीक है। तो क्या होगा बताइए, तो ठीक है, तो देखिए कितना है, इन हाउ मेनी, क्वेश्चन क्या कह, इन हाउ मेनी वेज कैन अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 members, ग्रुप ऑफ 8 members, 8 members का क्या है, ग्रुप है, ठीक है। उसमें वाइस चेयरमैन और चेयरमैन की सीट है, चेयरमैन की सीट है। तो कह रहा है कि वेयर ऑल मेंबर्स आर इक्वली एलिजिबल फॉर द पोस्ट, ठीक है। तो देखिए 2 पोस्ट है इसका मतलब, ठीक है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की 2 सीट हैं, ठीक है। और 8 मेंबर्स हैं, कितने हैं देखिए, 2 सीट है,
ठीक है, 2 सीट है, एंड एक तो है चेयरमैन की, किसकी, चेयरमैन की, दूसरी है वाइस चेयरमैन की। ठीक है, तो देखिए 8 मेंबर्स है इसके लिए। टोटल कैंडिडेट कितने हैं, टोटल कैंडिडेट्स जो है, टोटल कैंडिडेट आपका 8 है। ठीक है, 8 है। तो देखिए जरा बताइए, चेयरमैन के लिए या वाइस चेयरमैन के लिए, जो भी है, ठीक है, अगर सब इलिजिबल है, ठीक है, सब इक्वली इलिजिबल है, तो इसके पास कितना चॉइस है। ठीक है, सब ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। ठीक है, इसका मतलब इसके पास, चेयरमैन के पास 8 चॉइस है। ठीक है, तो एक तो इसने सीट ले लिया, एक इसने सीट ले लिया, तो बचा जो होगा 7 बचा है। तो इसके पास कितने चॉइस होंगे, 7 चॉइस है, 7 चॉइस है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ वेज जो है 8 इंटू 7, ये कितना हो गया, 8 7 56, 56 वेज हो गया सिलेक्शन की। कितने वेज, 56 वेज हो गया सिलेक्शन। ठीक है, कितने वेज हो गया, 56 वेज हो गया सिलेक्शन की। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए, एक क्वेश्चन और कीजिए। इन हाउ मेनी वेज 5 prizes कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 4 बॉयज when all the boys are equally eligible। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ये आप लोग को करना है। ठीक है, ये आप लोग को करना है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज 5 prizes कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 4 बॉयज। कितने बच्चे हैं, 4 बॉयज हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वेयर वेयर ऑल द बॉयज आर इक्वली एलिजिबल फॉर ऑल द प्राइजेज। ठीक है, ऑल द प्राइजेज। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे क्या है, कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं ना, 5 बॉयज हैं, 5 बॉयज हैं। ठीक है, 5 बॉयज हैं, और प्राइज कितना है, 4 प्राइज है, 4 प्राइज है। कितने प्राइज है, 4 प्राइज है। जरा मान के चलिए, अगर ये 5 बच्चे हैं, 5 बॉयज है, और एक कंडीशन दिया है, 1 2 3 4 5, 5 है। ठीक है, 5 बॉयज हैं, 1 2 3 4 5 बच्चे हैं, और 4 प्राइज है। कितना है, 4 प्राइज है। तो देखिए आप सोचेंगे कि प्राइज तो 4 ही है, और मिलना 5 में से किसी को 4 है। ठीक है, मतलब अब एक कंडीशन और लिखा है ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये है कि जितने भी बच्चे हैं सभी को इक्वली, मतलब सभी इक्वली एलिजिबल है। ठीक है, अगर इक्वली एलिजिबल है तो इसका मतलब क्या है, अगर ये, ठीक है, ये इसके पास कितने कितने चांस है, ये चारों प्राइज के हकदार हैं। ये बच्चे थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ जाना है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये चैप्टर्स ही है ना, ऑल अबाउट कॉमन सेंस। जब तक कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक ये चैप्टर्स मुश्किल हो जाता है। अगर कॉमन सेंस से खेलेंगे तो चैप्टर है ना, गेम है, गेम जैसा लगेगा आपको, बिल्कुल हार्ड नहीं लगने वाला है। ठीक है, मैं क्लियर कट बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर इस बच्चे के साथ, मतलब सभी कह रहा है इक्वली एलिजिबल है, तो इसका मतलब 4 तरीका, 4 प्राइज को लेने का ये भी हकदार है, ये भी आपका 4 प्राइज लेने का हकदार है, ये भी 4 प्राइज लेने का हकदार है, ये भी 4 प्राइज लेने का हकदार है, ये भी 4 प्राइज लेने का हकदार है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज जो होगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, कितना, इंटू 4, ये हो गया। तो ये आप या तो कैलकुलेट कर लीजिए, नहीं तो 4 के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 के पावर 5 हो जाएगा। इतने नंबर ऑफ वेज हो गया। ठीक है, कितना, इतने नंबर ऑफ वेज हो गया। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1024। कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौके कितना, 64 16, 16 चौके 64, और 16 8 96। ठीक है, 102। ठीक है, ये हो गया।
तो इतने नंबर ऑफ वेज हो गया उस प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करने का। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू? ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन कीजिए। अब कह रहा है इन हाउ मेनी वेज 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, in how many ways 4 distinct letters can be posted into 3 letters boxes, into 3 letter boxes। ठीक है, तो कह रहा है 4 distinct letters can be posted into 3 letter boxes। ठीक है, देखिए 4 लेटर है, ठीक है, उसमें से 3 लेटर बॉक्स को भरने का क्या कितने वेज हो सकते हैं, ये चीज करना है, ये चीज करना है। तो देखिए सीधी सी बात है, यह है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, 3 लेटर बॉक्सेस 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स कैन बी पोस्टेड इनटू 3 लेटर बॉक्सेस। ठीक है, तो देखिए लेटर 1 लेटर 2 लेटर 3, ठीक है, और उसको भरना है 3 लेटर बॉक्सेस से। ठीक है, तो देखिए सीधी सी बात है, अगर लेटर 1 है, लेटर 2 है, लेटर 3, लेटर 4, ये हो गया 4। ठीक है, इसको भरने का कितने तरीके, इसको भरने का 3 तरीके। ठीक है, इसको भी 3, इसको भी 3 ले सकते हैं क्योंकि 3 से भरना है। ठीक है, फिर इसको भी 3 से, फिर इसको भी 3 से। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 3 की पावर 4 हो गया। इसको करेंगे 3 या 9 या 27 या 81, 81 वेज। कितना वेज, 81 वेज हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। इफ DNA can move in 3 different directions, if 100 such DNA are there, 100 such DNA are there, how many moves are possible, how many moves are possible। देखिए क्या करा, 1 DNA can move in 3 direction। ठीक है, 3 डायरेक्शन में एक DNA मूव कर सकता है, तो सच 100 सच DNA आर देयर, टोटल 100 DNA है, कितने हैं DNA है, तो एक एक DNA 3 डायरेक्शन में मूव करता है। तो सीधी सी बात है, देखिए 1 DNA मूव करता है 3 डायरेक्शन में, कितने डायरेक्शन में, 3 डायरेक्शन में। तो इसका मतलब 100 DNA है, 1 से लेके 1 2 3 4, कितने 100 DNA है, 100 DNA है। ठीक है, तो देखिए ये जो है 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ये भी 3 डायरेक्शन में, ये भी 3 डायरेक्शन में, अप टू ये भी 3 डायरेक्शन में। तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इस टाइप से इस हो जाएगा 100 टाइम्स। कितने टाइम्स, 100 टाइम्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 100 टाइम्स, यानी 3 की पावर 100, 3 की पावर 100 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कीजिए। 10 स्टूडेंट्स आर देयर इन अ रूम, 10 स्टूडेंट्स आर देयर इन अ रूम। ठीक है, one each one shake hands with one another exactly once, find out the total number of handshake inside the room। देखिए एक रूम है जिसमें 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एक रूम है जिसमें 10 स्टूडेंट्स हैं, है ना, और कह रहा है ईच वन जो है ना, अदर के साथ हैंड शेक करेगा। ठीक है, क्या करेगा, हैंड शेक करेगा, यानी कि ये देखिए तरीका कई हो सकते हैं इसके बनाने के। देखिए 10 है स्टूडेंट, तो 10, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स है ना, तो 10 जो है कितने के साथ हैंड शेक कर सकता है,
9 के साथ, कितने के साथ, 9 के साथ, ठीक है। और क्योंकि देखिए हैंडशेक पॉसिबल कितने में है, 2 स्टूडेंट रहेगा तभी हैंडशेक हो पाएगा। तो क्या करना है, 10 इंटू 9 और डिवाइडेड बाई 2, इसको ऐसे भी लिख देते हैं n इंटू एन प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2, यानी कि नंबर सिस्टम में जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है वहाँ यहाँ अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ कितना हो गया, 5 से काटेंगे ये हो जाएगा 45 हैंडशेक हो जाएगा। कितने, 45 हैंडशेक्स। क्लियर है, 45 हैंडशेक्स पॉसिबल होगा। समझ आया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में चुटकी में उड़ाएंगे आप, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए, ठीक है। देयर आर 20 स्टूडेंट, देयर आर 20 स्टूडेंट्स एंड ईच वन हैंडशेक विद अदर ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स विल बी देयर, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स विल बी देयर इन द रूम, ठीक है। ये पूछ रहा है, चलिए ठीक है। अब देखिए ये चीज है ना, अब ये यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये मत सोचिए ये n है 9 है, ठीक है, n 9 है, फिर n प्लस 1 10 हो गया। अब इसको दूसरे तरीके से अगर इसको n मानेंगे, n इंटू एन माइनस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो वहाँ घबराना नहीं है, कहीं किसी किसी बुक में n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 भी लिख दिया है, तो वो बड़े वाले नंबर को एज्यूम किया है, ठीक है। तो आपको देखना है कि, है ना, किसको एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दिक्कत। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, इफ वन shakes hand with one another exactly once in a room and the total there are 66 handshakes, how many students are there in the room, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि टोटल हैंडशेक्स दे दिया है 66 हैं, टोटल हैंडशेक्स दे दिया है 66 हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आपको एक नंबर सोचना है जिसको उसको 2 से डिवाइड करके और उससे एक कम करके ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सीधी सी बात है, या तो ऐसे कर दीजिए n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 66, इज इक्वल्स टू 66। ये करेंगे तो कितना हो जाए, n का वैल्यू निकालना है, एक तरीका तो ये है। अब देखिए इससे थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए एन स्क्वायर प्लस एन और डिवाइडेड बाई 2 बराबर 66 है, क्लियर है। अगर इसको करेंगे तो एन स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 66 का डबल कितना होता है, 116, 132, 132 आ गया। अब जरा सोचिए एन का वैल्यू क्या रखा जाए, जिसको स्क्वायर करेंगे वही नंबर ऐड करेंगे, ठीक है। तो 132 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 132 आना चाहिए, ठीक है। तो जरा देखिए अगर n का वैल्यू अगर 12 इंटू, हाँ ठीक है, 12 इंटू 13 कितना होता है, यानी कि अगर 13 रखते हैं, ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अगर 12 रखते हैं तो 12 के 144, 144 और प्लस में कितना होना चाहिए, प्लस में, ठीक है। देखिए 12 का स्क्वायर प्लस 12 ये कितना हो रहा है, 144 प्लस 12 ना, ये नहीं हो रहा है, एक मिनट, यहाँ 66 है ना, देखिए एक मिनट,
66 है, 66 को ज़रा लीजिए, ठीक है। 66 को आप क्या क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए अगर 12 लेते हैं तो 12 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो गया 6 और 13 का 78 हो गया। नहीं, एक काम कीजिए, एन की जगह पे आप 11 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, ठीक है। 11 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है ना, ये कट रहा है 60, हाँ अब आ रहा है, ठीक है। 66 यानी कि एन बराबर क्या हो गया 11 हो गया। एन बराबर कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। एन बराबर कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। इस टाइप से तो कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितना होगा। देखिए ये तो एन आया, कितना आया, ये एन आया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना आया, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन बड़े वाले होगा। टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है, क्योंकि 11 हैंडशेक हैं, ठीक है, क्या है टोटल, ये जो 11 के साथ हैंडशेक करेगा, मतलब कहने का मतलब ये है ये 12 पर्सन है और 11 के साथ हैंडशेक कर रहा है, ठीक है। तो पर्सन कितना हुआ, पर्सन जो पर्सन पूछ रहा है, पर्सन जो है 12 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा पर्सन आपका 12, तभी तो 12 आदमी है, तो एक आदमी है ना 11 आदमी के साथ हैंडशेक करेगा, एक आदमी 11 के साथ हैंडशेक करेगा। तो कहने का मतलब 11 आदमी जो है समझ गए ना, 12 आदमी है टोटल और 11 के हर आदमी जो है 11 के साथ हैंडशेक करेगा, ठीक है। ये चीज़ है, तो पर्सन जो है नंबर ऑफ पर्सन 12 हो गया, ठीक, ये चीज़ है। क्लियर, आया समझ। चलिए अब एक क्वेश्चन करिए। If 8 teams are participating in a knockout tournament, how many total match will be played if one winner has to be there, one winner has to be there and no match was and with a tie or draw, कोई मैच टाई और ड्रॉ नहीं हो रहा है, ठीक है। इस टाइप से 8 टीम्स है, कितने हैं 8 टीम्स है और कितने नंबर ऑफ जो है मैचेज हो सकते हैं, ये आप खेला जाएगा, ये आपको निकालना। चलिए ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन कीजिए। 8 टीम्स आर टीम्स if 6 teams are participating in a robin tournament find out the total number of matches, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, 6 teams are participating in a राउंड रॉबिन को टूर्नामेंट। तो देखिए राउंड रॉबिन टूर्नामेंट का मतलब क्या हो गया, 6 में से 2 को क्या करना है सेलेक्ट करना है, 6 में से 2 को क्या करना है सेलेक्ट करना। तो सीधी सी बात है 6C2 लिख दीजिए। तो 6C2 का मतलब क्या हो गया 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 5, देखिए इंटू 4 का फैक्टोरियल, तो यहाँ 4 का फैक्टोरियल माइनस कट जाएगा तो बचा ये 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, ठीक है। इसको काटेंगे, ये तो पहले से हट गया, ठीक है, ये 3 से काट जाएगा, ये हो जाएगा 15 मैचेज। कितने मैचेज 15 मैचेज खेला जाएगा। क्लियर है, 15 मैचेज खेला जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और कीजिए। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मैचेज इन वर्ल्ड कप 2011 where 14 teams were divided into two groups, 14 teams were divided into two groups, that is A and B. Stage 1 was round robin within the groups, and after stage 1 4 teams from each group moved to stage 2 which was a knockout। देखिए स्टेज 1 के लिए, ठीक है, स्टेज 1 के लिए कितना हो जाएगा 7C2, कितना हो जाएगा
72। क्यों? क्योंकि देखिए कि क्या कर रहा, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मैचेज इन वर्ल्ड कप, ठीक है, और टोटल वेयर 14 टीम्स वेयर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, 14 टीम्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, ठीक है, 14 ग्रुप में। तो स्टेज 1 के लिए 7C2 हो गया, क्योंकि 14 को 2 में डिवाइड करेंगे तो 7 7 आ जाएगा, ठीक है, 7 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर स्टेज 1 के लिए टीम बी में, ये तो ए में हो गया, फिर बी में कितना, बी में भी सेम 7C2 हो जाएगा, ठीक है, तो 21 ये भी हो जाएगा, मतलब कैलकुलेट करेंगे तो, ठीक है। फिर टोटल नंबर ऑफ मैचेज प्लेड इन स्टेज 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, और फिर सेकेंड स्टेज में भी निकालना है, ठीक है। तो टोटल 8 टीम्स है, कितना है, टोटल 8 टीम्स है, ठीक है, स्टेज 1 में, सॉरी स्टेज 2 में, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेज कितने होंगे, 7 होंगे, कितने होंगे, 7 होंगे, ठीक है। तो इस टाइप से टोटल कितना मतलब स्टेज 1 और स्टेज 2 में जो है कितने खेले जाएंगे ये निकालना है। तो देखिए सीधी सी बात है, 7C2 इसको कैलकुलेट करेंगे 21 आएगा। फिर स्टेज 1 में है ए, स्टेज 1 ए टीम में, फिर स्टेज 1 बी टीम में जो है 7C2, ये भी 21 हो गया। तो टोटल कितना हो गया 42। अब कह रहा है 7 में से, ठीक है, कितने 8 में से एक 7 जो है, 7 एक 7 सॉरी 8 में से 7 जो है ना, हाँ ठीक है, 8 टीम है टोटल, और सेकेंड स्टेज के लिए, ठीक है, हाँ, तो सेकेंड स्टेज के लिए कितना होगा, सेकेंड स्टेज के लिए, सेकेंड स्टेज के लिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7 वेज, कितना हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1 के लिए तो ये सारा निकल गया है, फिर सेकेंड के लिए जो बचेगा वो 7 वेज होगा, मतलब कितना होगा 7 वेज। तो टोटल अब कितना हो, टोटल नंबर ऑफ वेज जो होगा ये 42 42 प्लस 7 49 हो जाएगा, कितना होगा 49 वेज, 49 वेज हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से निकालना है, ठीक है। अब देखिए, तो ये था आपका क्या चीज़। अब देखिए कुछ कुछ चीज़ जो है ना फैक्टोरियल से रिलेटेड रहता है, क्या रहता है, फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें आपको आनी चाहिए। क्लियर है, उससे रिलेटेड जो है आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए एक काम करेंगे, और भी बहुत सारे इसमें हैं, क्योंकि देखिए ये इसको डिटेल से समझाना है, ठीक है, इसको आपको डिटेल से समझाना है, क्योंकि इससे 5-6 क्वेश्चन मान के चलिए आता है, तो इसको है ना अलग अलग टॉपिक वाइज करके करेंगे, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और कंसेप्ट भी बूस्ट हो जाए, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ये एक लेक्चर में करना लंबा पड़ जाएगा और आप भी पूरा देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए थैंक यू, यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कर लेंगे, फैक्टोरियल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट है, एंड क्योंकि इससे 5-6 क्वेश्चन बनना है, ठीक है, ये पक्का है। फिर अगर ये चैप्टर क्लियर हो गया और एक चैप्टर डायरेक्शन एंड सेंस से दो क्वेश्चन वहाँ से फिक्स आता है, ठीक है, मोस्टली चांस ये रहता है कि वहाँ से 2 क्वेश्चन, और जो जिस चैप्टर से हाई स्कोरिंग है ना वो आपको बता देंगे, ताकि आपको आसानी हो कि चीज़ों को समझना है, ठीक है। और एक पता रहता है कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है, और फिक्स आना है, तो आप एक उस पर्टिकुलर चैप्टर को, पर्टिकुलर टॉपिक्स को तैयार करके और सीसैट में बैठेंगे तो फिक्स श्योर रहिएगा कि आपको सीसैट क्वालिफाई करने में किसी तरह का दिक्कत ना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।
शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। ठीक है।